चाबी नीचे होगा। ठीक है, चलिए आज से मैथमेटिक्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए तो लगभग लगभग अगर आप लोग के जितने भी प्रश्न आते हैं उसका 20% हिस्सेदारी ज्योमेट्री का रहता है। मतलब ज्योमेट्री, ज्यामिति, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी, ये 3 सेक्शन को हम एक साथ जोड़ते हुए पढ़ेंगे। और इसमें एकदम अपना विचार यही है कि आप लोग का एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए। मतलब मेहनत जोर से करनी है हम लोगों को। और एक एक सवाल जब एग्ज़ाम में पूछे तो इसके सवाल ज्यामिति हो या क्षेत्रमिति हो या सांख्यिकी हो। सांख्यिकी में आप लोग पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और ये किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी सेंट्रल लेवल का भी एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम में जाइए, पीएससी के सी सेट में जाइए, यूपीएससी के सी सेट में जाइए, इनका जो वेटेज है सबसे ऊंचा माना जाता है। और सबसे खूबसूरत बात है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको आप कितना भी प्रिपेयर करो, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है आप उसको परफॉर्म कर पाओगे। टफ क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। पर कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ पर हम लोग डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे। हालांकि स्टूडेंट के माइंडसेट के अकॉर्डिंग ये आपको टफ चैप्टर में लगते हैं, बट हकीकत ये है कि ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी के पूरे प्रश्न आप परीक्षा में बना लोगे। और मेरा यही ध्येय रहेगा कि एक एक सवाल जब आप पेपर में बैठो आपसे बनने चाहिए, और कम से कम 12-15 क्वेश्चन से ज़्यादा बड़ा वेटेज इनका रहेगा। ठीक है, चलिए तो ज्योमेट्री में आइए। तो ज्योमेट्री के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो अगर हम ज्योमेट्री के अंदर की चीज़ों को देखें, ध्यान से समझिएगा। तो आप लोग इसके अंदर का पहले तो आप लोग लाइन एंड एंगल पढ़ते हैं, रेखा एवं कोण, है ना। लाइन एंड एंगल पहले मॉड्यूल समझ लेते हैं। रेखा एवं कोण हर पेपर में स्ट्रेट से लेकर सेंटर में इसका आप लोग का अच्छा खासा एक दो प्रश्न परीक्षा में आपको दिखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देन सेकंड आप लोग पढ़ेंगे सर ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। अब त्रिभुज जो है ये बढ़िया डिटेल टॉपिक है, क्योंकि आप लोग वैरायटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, और बहुत सारे उसके सेगमेंट्स हैं। इसके बाद फिर सर आप लोग का आ जाएगा आयत और वर्ग। आयत और वर्ग से पहले चतुर्भुज, मतलब इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलेंगे, चतुर्भुज। ठीक है, त्रिभुज से क्या बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। ज्योमेट्री के अंदर ये सारे रहेंगे। फिर इसी में आप लोग चतुर्भुज के स्पेशल केस पढ़ोगे, आयत और वर्ग। मतलब आप लोग का रेक्टेंगल और स्क्वायर, नेक्स्ट वृत्त, सर्कल, और लास्ट में पॉलीगन, बहुभुज। तो ज्योमेट्री इन सारे सेक्शंस को कवर करती है। इतने चैप्टर्स को मिलाकर हम नाम देते हैं ज्यामिति। अब सबसे एक एक प्रश्न भी अगर आप उम्मीद करते हो तो भी आप देख रहे हो कि प्रश्नों की संख्या काफी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, रश्मि यादव, इसके जस्ट बाद आप लोग की इंग्लिश की क्लास रहेगी। ठीक है, और मैंने बोला था मैथ्स को मैं भी कंटिन्यू करूंगा, तो आज से मेरी भी क्लासेस मैथमेटिक्स में जानी शुरू हो जाएंगी। तो मैं ये पूरा जो हमारा ज्योमेट्री वाला पार्ट है उसको पहले कंप्लीट कर लूँगा। प्रैक्टिस खूब कराऊंगा, क्योंकि मैथ्स में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस पॉजिटिव में आएगा। और लक्ष्य ये है कि भैया जिन जिन चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं एक एक सवाल एग्जाम में बनने चाहिए। ठीक है, इजी है, आराम से स्कोर कर सकते हो, भले ही आपको टफ लगता है पर है आसान। इसके बाद फिर क्षेत्रमिति में जाएंगे। फिर उसमें हम लोग अलग अलग जो ज्यामितीय संरचनाएं हैं उनके क्षेत्रफल के बारे में, उनके आयतन के बारे में, ये सारी चीज़ों को जानेंगे। और उसके बाद फिर सांख्यिकी में हम लोग पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, इन सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे। परीक्षा का आधा लगभग पेपर इधर से सेक्शन से कंप्लीट होता है। चलिए तो आज का हमारा द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हेडिंग डाल लेंगे सर लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल, रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण। ठीक, चलिए अगर मैं लाइन तो मतलब
सिंपल स्ट्रेट लाइन जिसमें दो पॉइंट्स रहते हैं, दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो ज्यामिति आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा। पॉइंट ए से पॉइंट बी को जॉइंट करना है तो वो हमेशा कौन रहेगी, एक लाइन रहेगी। अच्छा, लाइन के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, 2। ठीक है, वो सब अलग चीजें हैं, दूरी सूत्र उत्र अभी नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, पहले मैं एंगल्स के ऊपर जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग पहले एंगल्स को देख रहे हैं और एंगल्स के टाइप देख रहे हैं। जो कोण है ना, एंगल कोण, तो कोण के कुल कितने प्रकार हैं उसको आइए ध्यान से आइए लिखते जाइए। पहला सर आप लोग लिख लीजिए सरल कोण, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, ये इसी को आप लोग स्ट्रेट एंगल। ठीक, तो भैया इसकी जो वैल्यू होगी स्ट्रेट एंगल की वो कितनी होगी, 180 डिग्री। मतलब ये दो समकोण के बराबर होगा। ये जो कोण रहेगा दो समकोण के, हम केवल फैक्चुअल पॉइंट्स पे ध्यान दे रहे हैं ना, परिभाषा टाइप नहीं लिखवा रहा हूं। जो बेसिक आपको बुलेट पॉइंट पता होने चाहिए हम उस पर चल रहे हैं, क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा नहीं देना है हम लोग को। जी चित्ररेखा जी बिल्कुल, अभी क्लास मेरी भी रहेंगी। तो दो समकोण का योग है ये, इसी को आप लोग एक सरल कोण बोलोगे। अच्छा, सरल कोण को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जो कई बार परीक्षा में ये नाम से आता है सर, क्या, या तो आप इसे सरल कोण बोलोगे या तो एक और नाम देंगे, कौन सा, ऋजु रेखीय कोण। क्या, ऋजु कोण या ऋजु रेखीय कोण, ऋजु रेखीय कोण। ठीक, यहां पर मैं उसके डायग्राम्स भी क्लियर कर देता हूं। तो मान लीजिए ऋजु रेखा का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। तो ए और बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल आया है, जो एक हाफ सर्कल बना रहे, कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री है, तो हाफ सर्कल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये बन गया सरल कोण। तो इधर ग्राफिकल नोटेशन चलेगा हमारा, यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, विशेषताएं, ये रहेगा हमारा एंगल। चलिए एंगल नंबर 2, सबको पॉइंट समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर तत्काल हम लोग क्वेश्चंस भी लगाएंगे। मजे से पढ़ना है, एकदम डिटेल डीप में जाके, कि इसके बाद इस चैप्टर को जीवन में दोबारा ना पढ़ना पड़े। चाहे आप कोई भी सेंटर से लेके स्टेट का एग्जाम दिलाओ, आप परफॉर्म करो। दूसरा जिसको हम लोग नाम देते हैं सर, पूरक कोण। पूरक कोण अंग्रेजी में हम लोग क्या नाम देते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आर डी शर्मा की बुक पढ़ो ना, भयंकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन डालता है वो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए इसकी क्या खास बात है भैया, पूरक कोण। ठीक, तो सर दो कोणों का योग है, और दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, समीशन ऑफ टू एंगल्स, इंग्लिश में लिखते चलिएगा सर। दो कोणों का योग है, और ये दोनों कोण ना न्यून कोण की तरह कार्य करेंगे, एक्यूट एंगल जो 90 से छोटे हैं, तभी तो दो लोग का योग कितना बैठेगा, 90 डिग्री। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरल पूरक कोण। क्या नाम देंगे सर, राइट एंगल। राइट एंगल इज अ सिंगल एंगल, वो अकेला है, वो अकेला 90 का है, ये दो मिला के 90 है ना। ये दो एक्यूट एंगल का समीशन जब 90 डिग्री बैठ जाए तब हम उसे नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वेंशंस बदल जाते हैं, जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बोलो या 90 डिग्री माइनस थीटा बोलो, तो आपको पता है वो कॉस से बदल जाता था। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के तर्ज पे अगर आप उसमें कुछ प्लस या माइनस करते हो तो साइन कन्वेंशन चेंज हो जाता है, साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट होते रहता है। ठीक है, तो जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, इसका डायग्राम ऐसा बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक, इन दोनों में से एक लाइन निकल गई है, ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, और ये x प्लस वाई मिलाकर कितना है, तो ये x और y आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक, पूरा करने वाले, जो अपने आप को मिलाकर 90 डिग्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक,
चलिए तीसरा एंगल, पूरक हो गया। पूरक के बाद आता है सर समपूरक। समपूरक कोण, ठीक है, जिसको आप सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानोगे। समपूरक कोण में भी कितने कोण आएंगे सर? दो कोण आएंगे, ठीक है। दो कोणों का योग कितना बैठना चाहिए? 180 डिग्री हो। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री बैठ जाए तो ऐसे कोणों के योग को हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। तो पूरक और समपूरक में अंतर समझ में आ रहा है सभी लोगों को? ठीक है। मान के चलिए मेरे पास दो कोण है और बोल रहा है वो एक दूसरे के समपूरक कोण है, और एक कोण का मान अपने पास 50 डिग्री है, तो दूसरे का मान कितना है? 130 डिग्री। कितना हो जाएगा? मेरे पास दो कोण है और वो कह रहा है दोनों पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, और एक कोण का मान है अपने पास 44 डिग्री। अरे एक कोण का मान कितना है? 44 डिग्री, तो दूसरे कोण का मान कितना आ जाएगा? 46 डिग्री। क्योंकि पूरक बोलने से उनका योग कितना बैठना चाहिए? 90, और समपूरक बोलने से योग कितना बैठना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है। अरे क्लास में आ गए हो तुम लोग? तो जो समपूरक कोण रहेंगे वो कैसे दिखेंगे? एक स्ट्रेट लाइन, और मान के चलिए इस स्ट्रेट लाइन में मैंने एक ऐसा ले लिया है, तो ये एंगल क्या है? x है, और ये वाला एंगल क्या है? y। तो हमें सब पता है सर, एक x से y तक अगर मैं पूरा कवर करूंगा तो ये हाफ ऑफ स्ट्रेट लाइन कवर हो जाएगा, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल मतलब 180 डिग्री। तो यहां पर आप समझ गए कि x और y का योग 180 डिग्री बैठ रहा है, मतलब ये लोग क्या है? समपूरक, सप्लीमेंट्री। इसके ऊपर हमेशा सवाल बनते हैं, तो आराम से देखना है। क्लियर हो रहा है सभी लोग को? तो पूरक और समपूरक कोण समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बोलिए जी, काहे सर आ रहे हैं? थोड़े से कुछ सवाल भी लगा लेते हैं। यहां तक के कॉन्सेप्ट में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? जो पढ़ रहे हैं सीखते चलें। चलो एक बार जल्दी से पढ़ लो कि भैया हम लोग ज्योमेट्री चालू किए हैं, ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लोग को इतने सारे सेक्शंस को कवर करने हैं, और इसमें द वेरी फर्स्ट चैप्टर हम लोग लाइन एंड ट्रायंगल को, सॉरी लाइन एंड एंगल को चालू किए हैं। और लाइन एंड एंगल में भी हम लोग एंगल को पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला है सर सरल कोण, स्ट्रेट कोण, इसी को ऋजुरेखीय कोण के नाम से जानोगे। इसका मान कितना आता है? 180 डिग्री। फिर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। ये दो न्यून कोणों का योग होता है, जिनका योग हमेशा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और एक आता है समपूरक कोण, संपूर्ण। तो एक साइड का संपूर्ण एरिया लेना है, एक साइड का संपूर्ण एरिया मतलब 180 डिग्री। तो दो कोणों का योग जब 180 डिग्री बैठ जाए तो उसे हम समपूरक कोण के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब व्याख्याता में सब चीज का आ रहा है भाई। ठीक। अब आइए कुछ सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, तत्काल आप लोग जवाब भी देते चलिएगा। ध्यान समझिएगा। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? वर्टिकल एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल या सप्लीमेंट्री? ठीक है। तो अगर सर जिनका मान 90 डिग्री है, या तो मैं उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलूंगा, पर वो तो है नहीं ऑप्शन में, तो कौन सा एंगल हो गया? पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक। और देखिए, और पूछा गया है यदि दो पूरक कोणों का योगफल होता है, हमेशा याद रखिए, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर ऑलवेज 90 डिग्री। तीसरा कोण क्वेश्चन है कि सर, ये सवाल आया हुआ है कि सर 2x माइनस 10 और x माइनस 5 दोनों क्या हैं? तो वैल्यू ऑफ x बतानी है। तो भैया 2x माइनस 10 एंड x माइनस वाई, ये पूरक कोण बना रहे हैं, और पूरक कोण का कंडीशन क्या है कि भैया इन दोनों कोणों का योग कितना बैठना चाहिए? तो आप एक काम कीजिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, और x माइनस 5 दिया है, तो इनका योग मैंने किया, ऐड कर दिया, और ये वैल्यू 90 आनी चाहिए थी,
तो आप देखोगे 2x और x कितना हो गया 3x, -10 और प्लस माइनस पे -y मतलब -15 इक्वल टू कितना 90। तो मेरे भाई 3x की जो वैल्यू है वो ये -15 उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 105। तो x का मान कितना आ रहा है 105/3 मतलब 35 तिया 105 होता है ऑप्शन में। बन जाएंगे सवाल। चलिए और देखिए, बोल रहा है एक कोण अपने पूरक कोण के बराबर है। मान लीजिए मैंने एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हैं पूरक हैं, और एक साफ बात बोल दिया है कि सर सॉरी सॉरी एक मिनट, अरे रुको रुको, a प्लस बी अगर पूरक बन रहे हैं तो a प्लस बी का मान कितना होता है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक। और यहां पर ये साफ साफ बोल दिया है कि एक कोण अपने पूरक कोण के मान के क्या है, तो भैया सीधी सी बात है, दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए और दोनों की वैल्यू बराबर है। मतलब अगर दोनों पूरक कोण थे, अगर भैया दोनों पूरक कोण थे, अभी ठीक से दिख रहा है, तो अगर दोनों पूरक कोण है, मान लो दोनों x है बराबर भी हैं, तो 2x इक्वल टू 90, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू कितनी हो रही है, सरल लग रहा है। चलिए दो पूरक कोण बोल दिया है किस अनुपात में है, 4:5। तो मैंने मान लिया पहला एंगल जो है एंगल ए वो 4x है और एंगल बी कितना है 5x, और बोल रखा है कि ए और बी दोनों क्या हैं पूरक कोण है। ए और बी कैसे हैं, तो पूरक कोण होने के नाते आप ये बात समझ गए कि एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी बैठनी चाहिए 90। तो 4x प्लस 5x की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। तो 9x इक्वल टू 90 लिखूंगा मैं, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 10 डिग्री। अब एक बार x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई है तो आप तत्काल समझ जाओगे कि एंगल ए कितना होगा 4x मतलब 40 डिग्री, और एंगल बी कितना होगा 5x, x का मान 10 डिग्री रखो तो कितना हो गया। तो आपसे यही पूछा गया है कि वो एंगल्स क्या होंगी, तो 40 और घुमा घुमा के कॉन्सेप्ट एक रख रहा है, उस पर सवाल बना रहा है, ठीक। आगे देखिए, वह कोण अपने अनुपूरक का 5 गुना है। मान लीजिए ए और बी दोनों क्या है पूरक बोल दे अनुपूरक बोल दे मतलब एक ही है, और बोल रहा है जो एंगल ए है वो 5 टाइम्स ऑफ क्या है एंगल, बिकॉज ये लोग पूरक हैं तो पूरक होने का मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी 90। अब एंगल ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता था, सवाल के अकॉर्डिंग हो रहा ना अनुपूरक का 5 गुना है, तो भैया ये आप साफ साफ देख रहे हो कि 6 टाइम्स ऑफ एंगल बी बराबर कितना है 90। तो एंगल बी का मान कितना हो गया 15। आप चाहो तो ए और बी लेके बना लो, चाहो तो एक्स और वाई लेके बना लो, आपकी स्वयं की स्वेच्छा है। अरे एक्स और वाई भी रख सकता था मैं, तो एक ही बात है, उसमें सिंबल में क्या फंसना। एक बार एंगल बी 15 डिग्री आया तो एंगल ए का मान कितना था जी 5 टाइम्स ऑफ एंगल बी मतलब 15 बचे, तो है ऑप्शन में बोला गया है, तो उसका मान कितना है किसका, एक कोण पहले वाले कोण का मान जो कि दूसरे वाले का 5 गुना है। तो पहले वाले का मान हम कितना ले आए 75 ले आए। ध्यान देना 15 मत मार देना, ऑप्शन में देगा वो। अगला, वह कोण जो अपने पूरक कोण का क्या है, मतलब मैं बोल दिया एक्स की वैल्यू क्या है 4y, और एक्स और वाई आपस में क्या है पूरक हैं, एक्स और वाई आपस में मिलके क्या बना रहे हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप ये बात तत्काल समझ गए कि सर x प्लस वाई की वैल्यू हमेशा 90 बैठेगी, और x की जगह पे हमने क्या लगा देना है 4y, x की जगह पे, बाकी बगल में y तो था ही। तो आप देख रहे हो सर 5y इक्वल टू कितना 90 डिग्री। तो हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग।
क्लास तो है, बट आप लेना चाहें तो आ जाइए। नहीं, मैथ्स तो मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ सर। तो कैसे करेंगे, आएंगे नहीं आएंगे? ओके ओके ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 18 डिग्री हो गई। अब एक बार y आ गया है तो x ना आ जाएगा? x की वैल्यू क्या है सर? 4 टाइम्स ऑफ y। अभी आराम आराम से सीखो। तो 18 चौक कितना हो गया? तो आपसे पहला कोण पूछा है ना, वह कोण, तो वह कोण कितना हो गया? ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरी, फिर लगातार प्रश्न बन रहा है। ये कोण अब आप लोग मेंटली सॉल्व कीजिए। बोल रखा है, फिर से मैं ले लिया, एक्स और वाई दो कोण है जो एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। सवाल बोल रहा है कि वह कोण अपने पूरक कोण का क्या है? मतलब एक्स की वैल्यू हो गई है मेरे भाई वाई बटा 5। 1/5 है अपने पूरक कोण का। और पूरक कोण होने के नाते हम ये बात बड़े प्यार से समझ रहे हैं कि सर एक्स और वाई दोनों कोणों का योग हमेशा बैठेगा 90। अब x की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है y डिवाइडेड बाई 5 प्लस बगल में y तो है ही, ये हो गया 90। तो सॉल्व करूंगा, नीचे में आ गया 5, ऊपर में क्या आ गया? y प्लस 5y बराबर 90। 5 का गुणा उधर उतरी डाल कर दो, तो 6y बराबर क्या हो गया? 90 गुणा 5। गुणा मत कराओ, 450 लिखने की जरूरत नहीं है। कभी भी कैलकुलेशन वर्क सबसे लास्ट में। आप सवाल को ऐसे ही खींच लो। तो अब मेरे दोस्तों y को 90/5 करूँ 6 करूंगा, कितना आएगा? 90/6 किया 3 से काट जाएगा ना, तो 15 आएगा। 15 छक्का 90 होता है, और 15 में 5 का गुणा। तो हम लोग को y की वैल्यू मिल गई ना। y कितना मिला? 90 गुणा 5/6। काट दिए ना इसे। 6 से 15 छक्का 90, और 15 5 y का मान कितना है? 75 डिग्री। तो x का मान कितना है? y डिवाइडेड बाई 75 बट्टा कितना डिग्री है ऑप्शन में? पूरक कोण में अलग अलग वैरायटी के प्रश्न देंगे। कई बार x को y के टर्म में रिलेट करने पे बोल देगा, जैसे अभी के 2-3 प्रश्न हुए। कई बार ये वैरायटी वाले प्रश्न आ जाएंगे, 2x 3x जैसा, ऐसा करके नहीं दिया था? इस टाइप से दे देगा। बस आपको ध्यान रखना है ये वाला वर्ड, पूरक बोला है कि संपूरक बोला है। तो ये 2-3 वैरायटी हैं, आराम आराम से आप बना पाओगे। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, फिर से आ गया। बोल रहा है एक कोण जो अपने पूरक से 20 अधिक है, तो मैं फिर से ले लिया, एक्स और वाई दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? पूरक कोण बना रहे हैं, है ना। एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। तो अगर ये पूरक हैं, तो बोल रहा है पहला पूरक अपने दूसरे का कितना ज्यादा है? तो आपको पता है पूरक होने के नाते x प्लस वाई की वैल्यू का योग कितना आना चाहिए? तो x की जगह पे हमने क्या सेट कर देना है? y प्लस 20 प्लस वाई बगल में है ले है, तो कितना हो जाएगा? 2y प्लस ऑफ 20 इक्वल टू 90। तो 2y की वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस 20 70 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 35 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 35 में 20 और जोड़ दो ना, 55 डिग्री। और दोनों का योग 90 बैठ रहा है, इसका मतलब वो लोग पूरक हैं। तो आपसे यही पूछा गया था। क्या पूछा गया? ये एक जीरो एक्स्ट्रा बैठ गया है ना, ये एक जीरो हटा दो भाई। तो आंसर क्या हो गया? एक्स का मान आपसे पूछा गया कितना डिग्री आ गया? 55 आ गया। ठीक है, बहुत इजी बन रहा है, रफ्तार भी अच्छी है। 10 क्वेश्चन पहुंच गए। अब संपूरक वाले आ रहे हैं। संपूरक वालों के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ा जी? कि दो कोणों का योग हमेशा कितना बैठना है? 180। तब वो लोग क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण। तो पूरक और संपूरक, संपूरक मतलब संपूर्ण, मतलब ऐसे मान लेना संपूरक बोला तो दो पूरक, तो एक पूरक 90 है, दो गुना करने से 180। ठीक, अब उसके ऊपर भी छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, जल्दी जल्दी देखिएगा। बोल दो संपूरक कोणों का योगफल 180। पढ़ के गए हो तो बड़ा आसान लगेगा, नहीं पढ़े हो तो भैया एग्जाम में जाके बड़ा तकलीफ होता है। बोले द समेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितने हो जाने हैं?
अच्छा, ये पूरक और समपूरक दोनों में हमेशा दो एंगल आते हैं, ठीक है। आपसे एक सवाल पूछ सकता है, क्या समपूरक कोण में दोनों कोण अधिक कोण होंगे? अरे दोनों कोण अधिक, अधिक कोण का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, तो 90 से बड़े। तो अगर दोनों 90 से बड़े, मान लो 100 ले लिया, तो योग कितना बैठा भाई? आपका 180 से ज्यादा आ गया ना जी, तो कहानी बिगड़ जाएगी। क्या पूरक कोण में दोनों कोण न्यून कोण होंगे? एक 45 ले रहा हूं, एक 35 ले रहा हूं, बैठे 90 ना, तो पूरक कोण में दोनों न्यून कोण होना संभव है, पर समपूरक कोण में दोनों अधिक कोण होना संभव। समझ में आया? समपूरक कोण में एक न्यून कोण हो सकता है, एक अधिक कोण होगा। तो ये ना, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ना सोचने वाली, आजकल एग्जाम के क्वेश्चन इसी पे फ्रेम होते हैं। वो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं बोल देगा कि पूरक का डाटा बताओ, समपूरक का डाटा बताओ। वो छाटने बैठा है, तो वो ना डीप में जाके एक दो लेयर अंदर जाके क्वेश्चन उठा देता है। बोल देगा एक समपूरक कोण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, या दो न्यून कोणों का योग होता है। सही है क्या? दो न्यून कोणों का योग ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा 90 पहुंचेगा। यह दो अधिक कोणों का योग होता है। ऑप्शन सी, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण का योग होता है। ऑप्शन डी, निम्न में से कोई नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन वो फ्रेम कर देगा। अब आप हे दाई हे दादा बोल दोगे, ये तो पढ़े नहीं है ऐसा बोल के, ठीक है। तो दिमाग को अपने आप को फ्रेम में लेकर आना है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पैटर्न ही यही है ना, हमेशा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में यही फर्क है। आप देखते हो स्टेट रैंक निकालने वाला बच्चा भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑन द मुंह गिरता है। छत्तीसगढ़ में जो पहला स्थान पाया होगा सीजी बोर्ड में, जरूरी है क्या कि वो कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रैंक 1 उठा ले? ज्यादातर नहीं उठा पाते हैं, उसमें अपवाद भी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के बीच के पैटर्न का डिफरेंस आपको बस पता चले। हमेशा इस बात को मैं बोलता भी हूं, इस बात को बस जान लो, सब्जेक्टिव में आप क्या सोचते हो वो आंसर देना है। एक ही सवाल के 40 बच्चे 40 आंसर अलग अलग लिखेंगे, मार्क्स सबको सेम मिल जाएगा, है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में टीचर क्या सोचा है या वो क्या सोच के क्वेश्चन बना रहा है, अपने को वो अपने दिमाग में लाना है। और मैं हमेशा यही बोलता हूं ना कि हमको रिजल्ट देना आता है। कारण क्या है? क्योंकि ये सिस्टम अच्छा है, ऊपर का मेरा मंजिल, और मैं एनालिसिस बहुत करता हूं, ठीक है। पेपर में किस चैप्टर से कहां से प्रश्न आ रहे हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं मैं पूरे पूरे जो हमारे राज्य में जितनी शिक्षक भर्ती के पेपर हुए सबका सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो वो कराते कराते मुझे पता चल जा रहा है ना कि अटैक हो कहां से रहा है, पैटर्न कहां पर सफल कर रहा है, किस किस साल में क्या क्या नए बदलाव जुड़ रहे हैं। जैसे कल का मैं आपको बता रहा था, ईवीएस में मेरे ख्याल से 21 का पेपर था, वो ईवीएस ऐसा कस के दिया था ना, आधे लोग तो ईवीएस के क्वेश्चन से परखच्चे उड़ा दिया था। शायद सॉल्यूशन कल डला है, आप देखिएगा। मतलब पूरा बायोलॉजी ईवीएस है, और इतना डीप डीप है ना कि ना वो साइंस में उतना डीप क्वेश्चन ना पूछे। तो और 2024 वाला देख लो, एकदम पेडागॉजी ओरिएंटेड था। तो मैं उसके बीच से ना रास्ता चुनता हूं, और एक मुझे अच्छा वरदान हासिल है, उसका उपयोग हो जाता है। तो ना क्या पेपर आएगा ना, वो अपने को पहले से जस्टिफाइड रहता है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के बच्चे ना इस चीज के लिए ना एकदम भक्त है भाई, पूरा मानते हैं। उनका बस ये बोलना है, सर एग्जाम से 2 महीने पहले ना आप सीरियस मोड में बस क्लास ले लो, साल भर आप लो मत लो, हम उसी में सफल हो जाएंगे। चलो सर इस बार क्या बोल रखा है? समपूरक बोलते ही मैं समझ गया कि इन दो कोण जो हम लोग को क्वेश्चन ने दिया है, इन दोनों का योगफल कितना बैठना चाहिए? 180 डिग्री बैठना चाहिए। पूरक बोलता तो 90 बैठना चाहिए, है ना। तो सर 5y और y कितना हो गया? 6y, और 22 और ये कितना हो गया? 84। कितना बैठा? 180। तो 6y की वैल्यू कितनी हो गई? 180 माइनस 84 डिग्री। तो भाई मेरे ये कितना बैठ गया? कितना बचा? 96 डिग्री, और ये है 6y।
तो 16 छक 96 होता है। तो y की वैल्यू 96 डिवाइडेड बाई 6 कितने में चले गया? तो y की वैल्यू 16 डिग्री आ गई है। आपसे पूछा गया था y का मान बताइए, कितना आ गया? ऑप्शन नंबर। तो पूरक संपूरक पे कोई भी प्रश्न पूछे जाए इजी इजी बनेगा। बोल रहा यदि दो संपूरक कोणों का अंतर कितना है? 44 है। तो मैंने मान लिया x और y ये हमारे क्या है? दो संपूरक कोण है ना। ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है, संपूरक कोण है। अंग्रेजी वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, मैथ्स तो चलता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन में मगर एक चीज और बोला है, दो संपूरक कोणों का अंतर कितना दिया है? 44। मतलब x का वैल्यू मैं लिख सकता हूं सर, ये माइनस वाई उधर जाके क्या हो गया? प्लस वाई, और 44 पहले से था। क्लियर है? तो x की वैल्यू हो गई y प्लस 44, और ये दोनों पहले से संपूरक हैं ही। इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना बैठना चाहिए? 180। अब x की जगह पे आपको क्या सेट कर देना है जी? x की जगह पे हम लोग रखेंगे y प्लस 44 प्लस वाई, है ना, इक्वल टू 180। तो मेरे दोस्तों 2y प्लस 44 इक्वल टू 180। तो 2y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 180 में से 44 घटेगा, कितना आएगा? 146। हाँ 136, 136। ठीक। तो 2y की वैल्यू 136 है। तो भाई मेरा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 136 बटा 2, मतलब 6 12 68 डिग्री। क्या कोई ऑप्शन में अवेलेबल है? क्या? हो गया आंसर नंबर डी। मैथ सबसे सुंदर विषय है क्योंकि इसमें गलतियों की चांसेस नहीं होती हैं। अगर आपने बनाकर सॉल्व करके लाया है और वो ऑप्शन में मौजूद है तो आप ये मान के चलिएगा कि सत्य है। बाकी सब्जेक्ट में ऐसा होता है ना कि हम बना के कुछ और आते हैं और बाद में पेपर के बाहर पता चलता है अरे यार इसका आंसर ये ले रहा है वो ले रहा है। गणित में नहीं ले सकता ऐसा। चलो इसको आप लोग बनाओ, जल्दी बनाओ, मेंटली बनाओ। क्या बोल रखा है? मैं मान लिया x और y हमारे दो एंगल हैं और वो संपूरक कोण बना रहे हैं, वो संपूरक कोण बना रहे हैं। ठीक है जी। तो आज से बोल रहा है कि जो पहला संपूरक कोण है वो दूसरे का 7/8 गुना है, और संपूरक होने के नाते आप समझ रहे हो कि इनका योगफल कितना बैठना चाहिए? x प्लस वाई की वैल्यू 180 बैठनी चाहिए, और x की जगह पे हम रख दिए 7/8 वाई। एलसीएम आप ले लीजिए, नीचे 8 आ जाएगा, ऊपर 7y प्लस ऑफ 8y हो जाएगा। एलसीएम लेना आता है ना। तो 7y 8y मिलके हो गया 15y, बराबर है 180 गुणा 8। तो जो y का मान आएगा वो आ जाएगा 180 गुणा 8 बटे में 15। अब 15 दहाम 150, अब 15 12 180, सीधे ही काट दिया। 150 में 30 जुड़ा, मतलब 15 में दूना 30। अब 12 8 कितना हो गया? तो आपसे x की वैल्यू y की वैल्यू 96 मिल गई है। अगर इसी तरीके से x की वैल्यू पूछा जाता तो वो 7/8y था, मतलब 7/8 इंटू वाई की जगह पे मैंने 96 रख दिया। 8 के पहाड़े में 96 में कब जाएगा जी? तो 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौक 16, फिर 2 से कट गया 12। तो कितना हो रहा है x का वैल्यू? 84 डिग्री। बस। वैसे भी ये 96 आया था तो ये 84 ही आना था। आपसे क्या पूछा है? वह कोण। तो वह कोण में ऑप्शन में 96 भी था। अब यहाँ पर लाके आप लोग तत्काल ऑप्शन के हिसाब से जल्दी कर देते हो, और बाद में हे दाई हे दादा बोलते हो, बनाता हुआ सवाल गलत मार दिए। पेपर में दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशान रहता है, इसलिए शांत मन से सवाल क्या पूछा है उस नेचर को पकड़ के चलिए। देखिए कुछ लोग बी आंसर दे भी दिए हैं, तो आज गलती कर लो, एग्जाम में मत कर लेना।
ठीक है, आंसर ए है ना कि बी है। आया वहां मार दो, लहरा दो एकदम परचम। बाद में पता चलता है अरे दई, आया हुआ सवाल जिसमें नंबर लेने चाहिए उसमें नेगेटिव हो गया। क्योंकि आता एक नंबर है, जाता 1.3 नंबर है। सबसे बड़ा नेगेटिव मार्किंग पेपर का दुख यही है ना? क्योंकि वो आपका 0.3 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके गया। इसीलिए कई बार ना आए छोड़ दीजिए अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, पर हम लोग का मन नहीं मानता है। भाई पेपर का पैसा दिए हैं, वसूल के जाएंगे बोल के। ओ भाई 90 में 85 मार रहे हैं, 80 मार रहे हैं, 150 में पूरा 120 क्वेश्चन उड़ा रहे हैं। औसतन 130 135 लोग मार देते हैं। अब बाद में पता चलता है नंबर 75 नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि आता एक नंबर है, जाता 1.33 नंबर है। हमको लगता है केवल 0.33 मार्क्स जाएगा, बट साइकोलॉजी है 1.33 मार्क्स जाएगा। उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक उसके पूरक के 3 गुना जितना बड़ा है? तो भाई मैंने मान लिया एक्स और वाई क्या है, संपूरक है ना? तो ऐसा ले लिया, एक्स की वैल्यू क्या लिया, और एक्स प्लस वाई कितना है, 180 है। तो एक्स की जगह पे 3y प्लस ऑफ वाई इक्वल टू 180। तो 4y की वैल्यू 180 है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई है, 45। तो x की वैल्यू हो जाएगी 135। सवाल में थोड़ा सा अंतर है क्या इसमें? उस कोण की माप ज्ञात कीजिए। अच्छा एक मिनट, जिसका समपूरक, अच्छा 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 अच्छा। चलो फिर ये रिलेशन वाले में थोड़ा सा भी मैं करता हूँ, और थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन फैक्ट और पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक, आइएगा। ये एक एक मिनट, थोड़ा और सोच रहे हैं क्या हो रहा है। उस कोण की माप, अच्छा ये पूरक बोला है, एक मिनट, इधर समपूरक है और इधर क्या है, इसको अभी ऐसे हटाना है। अब ये जो रिलेशन है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों एंगल के ऊपर बेस्ड हो रहा है। आराम से चलना, ये वाला हटा दीजिए, एक्स और वाई दोनों संपूरक हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्योंकि अभी तक के जितने सवाल थे आइदर ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे या तो सप्लीमेंट्री एंगल पे थे। इस बार दोनों के बीच में इंटरफेस लग रहा है। ठीक है, हाँ पूरक का 3 गुना है। तो अगर मान लीजिए, पहले बनाओ इसको, अपने से ट्राई तो करो। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है एक बार चेक कीजिए। नहीं नहीं, दोनों संपूरक बोले रहते तब वहां पर लेते, अभी ठीक है क्वेश्चन। ठीक नहीं है, क्वेश्चन के नेचर में थोड़ा सा जाइए आप लोग। मैं मान ले रहा हूं कि मेरा कोई भी एक एंगल है पी, मेरा कोई भी क्या है एक एंगल पी, सोच लीजिए। तो अगर उसका समपूरक कोण लेना होगा तो वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, या चलो वाई की वैल्यू ही ले लिया जी, वाई ले लिया या एक्स ले लिया, जो आपकी अपनी स्वयं की इच्छा है। तो अगर वाई एंगल को लो ना भाई, चलो आप एक्स, हमेशा एक्स लेके चलते हो, एक्स वो एंगल है, इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस वाई। संपूरक का अर्थ क्या होता है, एक्स और वाई का योग हमेशा कितना बैठना चाहिए। ये किसके लिए कंडीशन चला, संपूरक के लिए। किसके लिए कंडीशन चला,
ऐसे ही यही जो x रहेगा इसको x डैश कर देता हूं, वो क्या लिखा जाएगा 90 माइनस वाई। ये क्या कंडीशन है पूरक का, क्योंकि पूरक में x और y का योग कितना बैठता है। हमसे यहां पर साफ बोल दिया है कि जो समपूरक है, समपूरक कोण अपने पूरक कोण का 3 गुना है ना, पूरक कोण गुणा 3। तो भैया समपूरक कोण का मान लाए कितना हो 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू पूरक कोण कितना हो गया 90 डिग्री माइनस वाई इंटू, ठीक है। एक्चुअल में आपको इसको एक्स ये सब मानने की जरूरत नहीं थी, हम सिंपल सी बात है कि भैया जो हमारा कोण है वो समपूरक होने के नाते 180 माइनस एक्स या 180 माइनस वाई लिखा जा सकता था, पूरक होने के नाते 90 माइनस एक्स या 90 माइनस वाई लिखा जा सकता था। 90 माइनस में चलेगा ना, पूरक कोण सामने वाले एंगल के लिए बोल रहा है, और कंडीशन ये लगा रखा था। आप यहाँ पर सेट कर दीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, और वही आंसर रह जाएगा। तो ये हो गया 270 माइनस ऑफ 3y। सर ये माइनस 3y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस होगा ना, तो माइनस वाई वाई को एक साथ कर दो और एंगल्स को एक साथ कर दो, तो 270 माइनस क्या हो गया 180। तो 270 माइनस 180 कितना हो गया 90, और यहां पर क्या हो गया 2y, तो 2y इक्वल टू 90, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। यही आंसर ले लीजिए, है ऑप्शन में, ठीक है। कंडीशन ओरिएंटेड चलाना था, x नहीं लाना है आपको, उसके संपूरक कोण का ही मान लेकर आ जाना है, ठीक है। 45 ले रहे। चलिए एक सवाल और देखिए, आपसे बोल रहा है संलग्न चित्र में एंगल ए जो है वो समपूरक कोण है। एंगल ए क्या है, अच्छा, तो अगर एंगल ए समपूरक है तो इसका अर्थ, इसका तात्पर्य क्या हो गया बता दीजिए, कि जो एंगल ए रहेगा, और एक तो बहिष्कोण प्रमेय भी पढ़े हो, बहिष्कोण प्रमेय बोलता है कि किसी भी त्रिभुज के बाहर वाला एंगल, इस लाइन को छोड़ दो, हालांकि एंगल सी आपको निकालना होगा, आप निकाल लोगे, कितना बैठेगा 70, क्योंकि 110 है और ये 70 मिला के टोटल 180 एक सरल रेखा बन रहा था। तो वैसे भी आंसर मिल गया, अगर ये 70 है ये 58 है तो इसकी वैल्यू नहीं मिल जाएगी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो दो मेथड है हमारे पास। पहला तो मेथड हमने ऐसे ही देख लिया ग्राफ से कि सर 110 ये है तो पक्का अंदर एंगल, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है लोगों को, नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा मैं, ठीक, अभी दिख रहा है भाई, अभी क्वेश्चन सब लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक ठीक। वो क्या है लाइट रहता है तो कई बार देखना पड़ता है, नहीं भी दिख रहा होगा तो बताना, तो मैं फिर से ड्रॉ कर दूंगा इसके ऊपर। कुछ लोग आंसर 128 दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर 58-52 दे रहे हैं। 52 आएगा, दो तरीके थे। पहला तरीका हम लोग ये देख लिए कि सर ये बाहर का कोण अगर 110 है तो अंदर क्या है 70 है, तो हम लोग को मिल चुका है मेथड नंबर 1 में एंगल सी की वैल्यू कितनी 70, और ट्रायंगल ए बी सी में हमको पता है कि तीनों कोणों का योग हमेशा कितना बैठता है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होते हैं। एंगल ए हमको लाना है, एंगल बी हम लोग को दिया हुआ है 58, और एंगल सी की वैल्यू हमने ला रखी है 70 डिग्री। आ गया था ना एंगल सी अंदर वाला की वैल्यू कितनी हो गई 180, तो सर ये जाएगा 110, 110 में से आप 58 घटा दो तो 52 डिग्री के आसपास आंसर हो रहा है। मिला सबका, ये हो गया पहला मेथड। सेम सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2 बहिष्कोण प्रमेय। बहिष्कोण प्रमेय ये भी एक नया प्रमेय है, सुन लीजिए, मतलब पढ़े तो पहले से ही हो बचपन में, इसको तो प्रूफ भी करते थे कक्षा 10 में, कि सर अगर किसी त्रिभुज के बाहर अगर कोई कोण बना है, जैसे इसके बाहर बना है,
तो इस कोण को अंदर वाले इस जहां पर ये काम हो रहा है, कहां पर काम हो रहा है, एंगल सी पे हो रहा है, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ के शेष दो एंगल बच रहे हैं, उनका योग बाहर वाले के बराबर बैठेगा। यह है बहिष्कोण प्रमेय। ठीक है, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण अंदर के न्यून कोणों के योग के बराबर होता है। तो मैं साफ समझ गया बहिष्कोण प्रमेय से कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी की जो वैल्यू बैठनी है वो कितनी बैठनी है, 110। तो मेरे भाई एंगल ए निकालना था, एंगल बी की वैल्यू 58 डिग्री दी हुई थी और यह है 110, तो एंगल ए की वैल्यू हो गई 110 माइनस 58 डिग्री और वैल्यू फिर से कितनी आ गई, 52 डिग्री। तो तरीके बहुत होते हैं गणित में, आंसर तब भी सही है तब भी सही है। बहिष्कोण प्रमेय का उपयोग कर लिए। बहिष्कोण प्रमेय आगे से याद रखना, त्रिभुज में लगता है और त्रिभुज में किसी एक कोण पे अगर बहिष्कोण बना है तो आप उसको छोड़ दोगे। मैंने एंगल सी पे बहिष्कोण बनाया तो मैं किसको छोड़ दिया, एंगल सी को, और शेष जो दो कोण बच गए थे एंगल ए और बी, उनका योग इस बहिष्कोण के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं एंगल ए पे बहिष्कोण बना दिया रहता तो एंगल ए को छोड़ देता, बचते बी और सी, उसका योग बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब जो बाहर है, उसके बराबर हो जाता। तो दिस इज बहिष्कोण प्रमेय। ठीक है, आसान शब्दों में समझ में आ गया। तो दो दो तरीके थे, आपने एक तो डायग्राम का सिंपली यूज करके बना लिया और दूसरा आपने बहिष्कोण प्रमेय का कॉन्सेप्ट यूज करके बना लिया। अब ये सब जो क्वेश्चन है ये सब तब बनेंगे जब हम थोड़े से त्रिभुज के सॉरी एंगल्स के और टाइप जानेंगे। तो अभी तक हमने 3 टाइप के एंगल देखे और उसमें हमने 15 सवाल लगा लिए। ठीक है, तो हमको थ्योरी विथ एमसीक्यू ऐसे ही रिलेट करके चलना है। आइए अब एंगल्स में थोड़े और कैटेगरी के एंगल्स हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। चलिए एंगल में आप चौथी कैटेगरी देखिए। ठीक है, लिखिएगा पुनरुक्त कोण। ठीक है, पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वैल्यू, रिफ्लेक्स एंगल क्या है? हाँ, रिफ्लेक्स एंगल क्या है? तो सर इस एंगल की खास बात है कि इसका मान 180 डिग्री से अधिक होता है और साथ ही साथ में 360 डिग्री से कम होता है। तो ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा हो, 360 डिग्री से कम हो, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। ये 230 डिग्री है, ये 260 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, 330 डिग्री है, 340, 350, कुछ भी आप ले सकते हो। तो जो एंगल 180 और 360 के बीच के खिड़की में एग्जिस्ट करें वो हमारे रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, चौथा एंगल, पांचवा सॉरी, ठीक, आसन्न कोण। आसन्न कोण, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एक ही शीर्ष से बने दो कोण, एक ही शीर्ष पर बने दो कोण। एक ही शीर्ष पर बने दो कोण। मान के चलिए सर मेरे पास एक ऐसा लाइन था, है ना, जरूर नहीं है कि राइट एंगल ही रहे, मैं चाहूं तो ऐसा भी बना सकता हूं। ठीक, यहां पर ये उसका क्या हो गया, शीर्ष हो गया, है ना, उसका शीर्ष हो गया।
इस शीर्ष पे बने दो कोण, मतलब यहीं से मैं अगर इसको पार्टिसिपेट कर दिया, सॉरी पार्टीशन कर दिया, तो ये एक एंगल क्या आ जाएगा एक्स, और ये एक एंगल क्या आ जाएगा, तो ये एक्स और वाई एक ही शीर्ष पर बने हुए कोण है, तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण। तो मैंने यहां से एक लाइन खींच दिया, इसको मैंने नाम दे दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स हो गया, और ये, तो ये दोनों आपस में क्या है, एक्स और वाई आसन्न कोण है। आसन्न कोण हमेशा 90 डिग्री हो जरूरी है क्या, इसलिए मैंने दो अलग अलग डायग्राम आपको दिखा दिया। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहे। हम अगर समकोण को अगर भी मैं बीच में से पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो भी वो दोनों उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आसन्न कोण ही कहलाएंगे। तो एक ही शीर्ष पर बने दो कोण हमेशा क्या कहलाती हैं, आसन्न कोण। ये किसी भी त्रिभुज में जब हम लोग माध्यिका लेते हैं, है ना, एक त्रिभुज है, मान लीजिए ए है, साइड बी है, या साइड सी है, और आप लोग हमेशा मीडियन लेने के लिए सामने वाले साइड के सेंटर पॉइंट को मैच कराते हो, तो उस समय जो ये एंगल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना, जिनको आप लोग अब माध्यिका लोगे, तो वो एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। कोण समद्विभाजक। माध्यिका के केस में अगर मैंने रैंडम ऐसा कोई लाइन ड्रॉ कर दिया रहता, तो इस टाइप के जो एंगल्स रहते हमारे, ये क्या कहलाते, आसन्न कोण। क्या कहलाते, क्योंकि इन दोनों का परिवार वंशज तो एक ही है, उसी से रिलेटेड है इन लोग। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अच्छा मैं भूल गया, क्लास भी है ना, चलो जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। चलिए, अब आपका फेवरेट कौन सा है भाई, आपका फेवरेट कोण। मैं भी फेवरेट बोल रहा हूं, देख रहे हो, भकलोली आ गया हूं मैं। समकोण, जिसके हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। एक मेरे अभी सर पढ़ाते हैं, वो आईआईटी ग्रेजुएट है, आईआईटी बीएचयू से हैं, तो शुद्ध बिहारी आदमी है। बीएचयू तो वही है। मेरे को बड़ा कॉमेडी है, तुम लोग तो बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं। तो मैथमेटिक्स में एक फंक्शन है अंडू फंक्शन, है ना, लिमिट उमिट ये सब में हम लोग पढ़ रहे होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर और ऐसा वैसा। तो जैसे कंप्यूटर में भी बटन होता है ना, तो अंडू करने से आप रिवर्स आ जाते हो। अब उनका टोन है एकदम शुद्ध, प्लस को प्लस बोलते हैं, ठीक है, और बिहारी लोग ना अपने लैंग्वेज से पकड़ा जाते हैं। हर जगह उन लोग का इसी कारण कुटाई हो जा रहा है, ठीक है, लैंग्वेज से पकड़ा जा रहे हैं। इंग्लिश तो जब भी बोलते हैं तो भाई खतरनाक बोलते हैं उन लोग, इसको प्लस करिए, इसको माइनस करिए, ठीक है। तो वो अंडू फंक्शन पढ़ा रहे थे, तो मैं भयंकर हंसा, क्योंकि मतलब मस्त एकदम पूरा डेडिकेशन से जुड़े हुए हैं, ये देखो अंडू फंक्शन। और इतना जोर से हंसी आई, फिर सर भी समझ गए। चलिए आइए, राइट एंगल ट्रायंगल। एसेंट बड़ा अच्छा रहता है, खान सर भी अपने केवल वो बोलने की शैली के कारण वायरल है ना। पढ़ाने में तो कई टीचर बड़े पड़े हैं, पर वो वे ऑफ टॉकिंग उनका है ना, और वो जिस टोन में बोलते हैं चीजें वायरल हो जाती हैं। चलिए, वो बोलने की शैली और वो भोजपुरी जो तड़का है, आज देखो ग्लोबल टीचर बना चुका है उनको। हाँ हाँ, वही बात है, खान सर हो गए, ओझा सर हो गए। समकोण त्रिभुज मतलब सर सीधी सी बात है, एक कोण कितना डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण जैसे एक ही शीर्ष पर बने हुआ जो एक कोण रहेगा वो कितना डिग्री आ जाए, 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है। फिर आप न्यून कोण और अधिक कोण का नाम तो सुने होंगे। तो न्यून कोण जो है, जिसे हम क्या नाम देते हैं सर, एक्यूट एंगल, ठीक है। भैया वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। एंगल विच वैल्यू इज लेस देन 90 डिग्री, कम हो। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं एक समकोण त्रिभुजी बना दिया, अगर ये एंगल 90 डिग्री है और हमको पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, कि तीनों कोणों का योग 90 बैठना चाहिए,
तो अगर एक 90 हो रखा है मतलब बाकी के दो मिला के 90 होंगे, मतलब 90 से तो छोटे ही होंगे। तो यहाँ पर दो एंगल अगर मैं एक्स और वाई करके ट्रीट कर रहा हूँ तो ये एक्स और वाई हमेशा किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एक्यूट एंगल। शॉर्टकट में लिख दिया एक्यूट एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बने क्या, क्या समकोण त्रिभुज, ऐसे सोचना सीखो, फैक्ट्स अपने से उठाओ, ये सवाल आ जाएगा। एक समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सही है, समकोण त्रिभुज में पूरा कोण पाए जाते हैं, समकोण त्रिभुज में समपूरक कोण पाए जाते हैं, समकोण त्रिभुज में दोनों पाए जाते हैं, समकोण त्रिभुज में कोई भी सही नहीं है। तो क्या समकोण त्रिभुज में पूरक कोण पाए जाते हैं, पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90। तो समकोण त्रिभुज में एक 90 हो रखा है और बाकी एक्स और वाई दोनों को मिला के कितना आएगा 90। तो क्या समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पॉसिबल है कि नहीं है, एक फैक्ट बन गया ना। ये सब लाइन से लिखा करो क्योंकि ये अभी डीप जाके अटैक करेगा। अब हम लोग को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत टफ पेपर पूछ दिया है, पढ़ते समय थोड़ा सा ना आप किताबों को अक्षरों को ओपन करो तो आपको पता चल जाएगा। तो एक नया फैक्ट हमको मिल गया, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का रहेगा और दो कोण पूरक रहेंगे, पूरक रहेंगे क्योंकि दोनों का योग बैठेगा 90। बन गया कॉन्सेप्ट। ऑब्ट्यूज एंगल इसके बाद आ जाइए, एक्यूट के बाद अधिक कोण, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण है जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए। 90 डिग्री से अधिक हो जाए दैट मीन्स कि अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं तो ये वाला एंगल, दिस इज एक्स एक्सिस, ये कोई भी होगा, ठीक। तो ये जो इतना एंगल आया है 90 परपेंडिकुलर लाइन होती है, ये मान लीजिए 135 डिग्री आ गया है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा 90 से ज़्यादा। और 180 से ज़्यादा हुआ रिफ्लेक्स एंगल, क्या नाम देना है, पुनर्युक्त कोण, ठीक है। चलिए, न्यून कोण का सिंपल सा मीनिंग है, न्यून कोण मतलब जिसका मान 90 से कम हो। मान लीजिए कोई कोण है जिसका वैल्यू 43 डिग्री आ गया, 57 डिग्री आ गया, सब क्या है, न्यून कोण है। 90 से छोटा मान न्यून कोण। और अगर 135 डिग्री आ गया, 125 डिग्री आ गया, 110 डिग्री आ गया, 95 डिग्री आ गया, सब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण, ठीक है। 127 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, 63 डिग्री एक्यूट एंगल, 235 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, है ना। ऐसे ही और एक दो पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी जवाब देना, ठीक है। मैं बोल रहा हूं 212 डिग्री, 165 डिग्री अधिक कोण में जाएगा। मैं बोल रहा हूं 92 डिग्री, ये भी अधिक में जाएगा। मैं बोल रहा हूं 78 डिग्री न्यून कोण, 90 से कम है न्यून कोण, पकड़ पाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, रेखा एवं कोण वाले चैप्टर को अब हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू फॉर टुडे। अभी क्लियर है चित्ररेखा?